बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और हमेशा की तरह आज हम कोशिश करेंगे। हमने काफ़ी दिनों से ज़्यादा ख़बरों पर बात करना छोड़ी हुई है, हम एक ख़बर पर बात करते हैं। और आज कुछ ख़बरें मेरे पास सनसनी वाली हैं, कुछ ख़बरें अच्छी हैं पाकिस्तान के लिए, और कुछ ऐसी हैं कि जिनको देखकर अफसोस ही किया जा सकता है। और वो ख़बरें कहीं और की नहीं, द वन एंड ओनली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से हैं। और आज आपने यकीनन देखा होगा कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में एक मरतबा फिर मछली बाज़ार सजा हुआ था। हर पार्टी ने अपनी अपनी मछलियाँ बेचीं, और कुछ अच्छी बिकी, कुछ गिरे हुए दामों पर बिकी। मगर सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस ये होता है कि वो पार्टी जो ख़ुद को जमहूरी पार्टी कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके लॉ मेकर्स को अब मेरा ख्याल है कि दोबारा से जमहूरियत की क्लासेस लेने की ज़रूरत है। अब्दुल कादिर पटेल आज, जो कि मेरे उनको जितने अरसे से मैं कवर कर रही हूँ या मैंने उनको पार्लियामेंट में बोलते देखा है, मुझे लग रहा है पिछले कुछ बरसों से उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। और आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि अगर वो ख़ुद को जमहूरी पार्टी क्लेम करते हैं तो वो अपनी उस मरहूमा अहलिया की ही लाज रख लें, उन अपने बच्चों की माँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ही लाज रख लें, कि जो अपने बहुत बड़े बड़े दुश्मनों को भी, जो कि उनकी किरदार कुशी करते नज़र आते थे, उनको भी जवाब नहीं देती थी। और यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान आज उनके मुखालिफिन भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनको आज भी बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। अब्दुल कादिर पटेल का लहजा, ज़बान और अल्फाज का चुनाव आज सुना। उन्होंने उमर अयूब को कहा कि ये वो लोटा है जो हर पार्टी में फिर चुका है। और फिर उसके अलावा बहुत से, इससे पहले उन्होंने मुराद सईद के मुतालिक बहुत सी बातें की थी। आपकी ज़ातियात अपनी जगह, लीगी रुकन जावेद लतीफ़ जो थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की। अगर देखा जाए तो एक वो वक्त था कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी इन गंदे अल्फाज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। और इसलिए मशहूर हुआ करती थी कि उनका एक तरीक़ाकार था कि आप अपने मुखालिफ को इस कदर ज़ाती अटैक्स करें, इस कदर उसको गंदा करें कि वो आगे से जवाब ना दे। मगर आज वही काम, वही हरकतें, यूँ लग रहा है कि जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब या उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने क्लासेस देना, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया खुद क्लासेस देना शुरू कर दिए हैं पीपल्स पार्टी वालों को भी, क्योंकि वही अल्फाज हैं, वही हमले हैं, वही ज़ाती किरदार पे कीचड़ उछालना है। और इस कीचड़ से प्राइम मिनिस्टर की वो अहलिया भी महफूज नहीं है, जो जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी कीचड़ उछाला जाता है। वो एक बापर्दा खातून है, उनके ऊपर भी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का मैं यहाँ नाम लूँगी, ना जाने इनको कहाँ रख कर पाला गया है। मैं हैरान हूँ हिना परवेज़, आपकी बेशर्मी को सलाम कि आप कितने गंदे अल्फाज एक खातून होकर भी इस्तेमाल करती हैं। आपको चाहिए कि फिर आप अपना खातून होने का चोला उतार दें। यही कुछ फ़र्क रखा हुआ है अल्लाह पाक ने आपके और मर्द के और औरत के दरमियान। मत करें इस तरह की हरकतें, क्योंकि आप लोग ये करते हैं फिर आपकी लीडर के ऊपर कीचड़ उछलता है। आप लोग फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो हिना परवेज़ भट्ट की तरफ और तलाल चौधरी हुआ करते थे एक, वो अब खैर तंजीम साजी के बाद से गायब है, नज़र ही नहीं आ रहे हो। भाई आके यही बता दें कि आपका बाजू ठीक है या नहीं, पाँव की क्या हालत है। मतलब इंसान अपनी जैसे शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ की तिबी हालात से हम आगाह रहते हैं, आप भी बता दें कि आपकी इस क्या पोजीशन है। आयशा रजब की शायद शादी का मैंने सुना था कि उनकी शादी हो रही है। शी इज़ अ वंडरफुल एंड फाइन वुमन। मैं उनसे जितनी बार भी पार्लियामेंट में मिली हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। आयशा रजब अली जैसी ख़वातीन रख रखाव वाली मैंने बहुत कम देखी हैं। और मेरे सुनने वालों को यकीनन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर तलाल साहब की कोई तंजीम साजी के ऊपर कोई खातिर तवाज़ु हुई है तो वो शायद ज़रूरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने करवाई होगी अपने भाइयों से। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि इस वक्त पीपल्स पार्टी इखलाकी पस्ती की गिरावट पे जा रही है। और इसका एक सबूत आज हमने ये भी देखा कि राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो भूल गए कुछ देर को कि उन्होंने एक बहुत बाइज़्ज़त ऑफिस की शेरवानी पहन रखी थी किसी वक्त में, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ राजा रेंटल। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कौन सा वक्त चल पड़ा है कि साबिक वज़राए आज़म और पार्लियामान के साबिक जितने भी ऑफिशल्स हैं, अयाज सादिक अभी पिछले दिनों एक बहुत बेहतरीन चवल जो है वो ऑन द फ्लोर मार कर गए हैं, कि जिसमें उन्होंने आपके हसास इदारों को रगड़ दिया। तो ये जितना भी मामलात आ रहे हैं सामने, पीटीआई भी कुछ कम नहीं है। पीटीआई के लोग भी कोई ना कोई मवाद ऐसा फराहम करते हैं कि उससे मुखालिफ पार्टियां जो हैं उनका मजाक उड़ाती हैं या उनकी कमकली का ताना देती हैं। जैसे आज राजा परवेज़ अशरफ ने ही कहा कि ये बेवकूफ़ लोग अमेंडमेंट्स को क्या जाने,
जिनको पार्लियामेंट का ही पता नहीं है। और इसमें काफ़ी हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि वफाकी ओहदेदार जो जितने भी वफाकी हुकूमत के ओहदेदार हैं, वज़रा हैं, उनमें से बहुत कम लोग पार्लियामेंट का रुख करते हैं। पिछले 17 बरसों का अगर मैं आपको एक जायज़ा बताऊं तो इस पार्लियामेंट के अंदर बहुत से बेहुदा कलिमात हमने देखे हैं, बहुत गलाजत देखी है, बहुत कुछ होते देखा है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशंस हुई थी। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं दोबारा भी ये नंबर ये चेक करूँगी, 50 से ज़ायद कानून साजियाँ, ऑर्डिनेंस, तरामीमी बिल जो है, तरामीम जो है वो, और बाकी बिल्स जो थे वो प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर प्रेजेंट भी होते थे, उन पर बहस भी होती थी और उन्हें मंजूर भी किया जाता था। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करूँगी, डायरेक्टली फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पार्लियामेंट टू हैव दैट रेलेवेंस। और मुझे हैरत है कि एक वक्त में मैं बड़े फ़ख्र से कहा करती थी कि हमारे फाटा के अराकीन या खैबर पख्तूनख्वा के अराकीन वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते, लेकिन अब देखा जाए तो अक्रॉस द बोर्ड बदतमीज़ी का आलम है। आज इस बदतमीज़ी का आलम आप देख सकते थे। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के अराकीन को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि सोमवार के रोज़ जो सी पैक अथॉरिटी का बिल जो है मंजूर हुआ है, सी पैक अथॉरिटी का बिल क्यों मंजूर हुआ उसकी तफसीलात आपको बताते चलते हैं। वहीं से शायद ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकल कर आई हैं। जनाब, पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का जो बिल है वो बरोज़ सोमवार वो मंजूर हुआ नेशनल असम्बली से। इससे पहले गवर्नमेंट का एक फेलियर था कि वो इसको पास नहीं करा सकते थे। ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत थी वो मई 2020 में ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद से ये एडहॉक बेसिस पर चल रहा था और 90 दिन की उससे पहले इसकी इंटरम मियाद ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ऑर्डिनेंस जो था वो सदर पाकिस्तान ने मंजूर किया था और वो ऑर्डिनेंस भी मई 2020 में ख़त्म हुआ। उसके बाद एक और ऑर्डिनेंस को मंजूर कराने की कोशिश की गई जो नहीं हुआ, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को फिर बिल की शक्ल दे के अब बहरहाल इतने अरसे के बाद मंजूर कराया गया। तो इसके अंदर यकीनन वफाकी हुकूमत की गलतियाँ शामिल हैं कि उन्होंने एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को के तंजीमी ढांचे को वक्त ही नहीं दिया कि वो सबसे पहले उसको तरजीही बुनियादों के ऊपर मंजूर कराते। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो सिर्फ एक मुल्क का इशू नहीं है, वो उसके साथ आपका दोस्त मुल्क चीन जुड़ा है और उनकी जानिब से इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो सेनेट की तरफ आते हैं वापस। अब ये मामला सेनेट में जाएगा, सेनेट इंतखाबात सर पर है और आज जो तरामीम पार्लियामेंट से पास होने जा रही थी उसमें सेनेट में ओपन बैलेटिंग का जो मामला था वो ज़ेर बहस आया। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका बयान इसके ऊपर एक बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि जो लोग ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि अभी भी मुल्क में सेनेट के इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो अपने उरूज पर रहे। यकीनन उन्होंने बहुत बड़ी बात ही की है और इसके अंदर निशाना बनाया जा रहा है फ़िलहाल इमरान खान को। यहाँ मैं खुलकर इमरान खान की इसमें तरफदारी करूँगी, क्योंकि अगर वो अभी भी ये कदम ना उठाते तो कल को इन्हीं पार्टीज़ ने कहना था कि जनाब जब आप हुकूमत में थे तो आपने ये सब क्यों नहीं किया, और अब जब वो कर रहे हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ, अब्दुल कादिर पटेल, मजीद एहसन इकबाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बहुत इसके ऊपर एतराज़ात उठाए हैं, बहुत उखाड़ पछाड़ किया आज हाउस में। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामेंटेरियंस ओपन बैलेट की मुखालफत किस बुनियाद पर करेंगे। ओपन बैलेट की मुखालफत का मकसद मौजूदा सिस्टम चलता रहे। मौजूदा सिस्टम के चलने का मतलब ये है कि अराकीन की ख़रीद व फरोख्त जारी रहे। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर आप मुखालफत करते हैं, जैसे एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान को तब क्यों नहीं याद आया कि जब वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो थे वो उसमें लड़ रहे थे। मैं सेनेट के इलेक्शन से पार्टी पोजीशन के ऊपर कल एक तफसीली वीडियो करूँगी, कोशिश करूँगी कि पार्लियामेंट से ही कर सकूँ, उसमें मैं सारी तफसील आपको बता सकूँगी कि इस पार्टी पोजीशन क्या है। मगर लग ये रहा है कि जो सादा अक्सरियत है पीटीआई की जो कि सेनेट में होने जा रही है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत से मेंबरान को वो भी भा नहीं रही, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक 14 से 21 पार्टी जो जो सीट्स हैं उस पर वो चले जाएंगे सेनेट में पीटीआई वाले, और 7 अरकान उनके रिटायर होंगे। यानी टोटल उनके नई सेनेट में जिनके ऊपर 100 सीटों की सेनेट होगी, क्योंकि 4 सीटें अर्सवाइल फाटा की थी वो निकल जाएंगी, पहले 104 के ऊपर होता था, और 52 सीटों पे इलेक्टोरल कॉलेज का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस होता था, उसमें से अब 52 की जगह 48 पर होगा। तो ये चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इतना अफसोस का मकाम है कि एक अच्छी खबर जो हमारे पास ये थी उसके बावजूद अरकान असम्बली ने बहुत
बुरा हाल मचाए रखा सेनेट में, आप विजुअल्स में भी देख सकते होंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान के लिए अपनी जो इमदाद थी, उस जिसका सोचा जा रहा था $2 अरब की इमदाद, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात की $2 अरब की जो इमदाद है उसको अभी तक विड्रॉ नहीं किया गया, जबकि इसको मेच्योर हुए 2 दिन गुजर चुके हैं। मेरे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथी हैं शहबाज राना, उनकी खबर के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ सामने आई है, जिसके बाद दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब की इमदाद बरकरार रखी है। यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट में गए हैं कि हाँ आप भीख पे खुश हो रही हैं, पाकिस्तान भीख पर पलेगा। ये बात नहीं है। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के की आइसोलेशन सबसे बड़ा मरहला इस वक्त पे हमारे सामने है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेशन से बचाना है, जिसके लिए भारत भरपूर कोशिश कर रहा है, अपने करोड़ों अरबों रुपए वो डाल रहा है जंगी तरफ भी, जंगी महाजों पर भी और सफारती महाजों पर भी। तो ये 2 गल्फ़ के ममालिक जो थे ये दूर होते जा रहे थे भारत की वजह से। अब ये पेशरफ्त काफ़ी बड़ी है। इसमें हम क्विकली एक रीकैप दे देते हैं कि सर्दमहरी के शिकार ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब ये अहम इकदाम है। और यहाँ शहबाज ये भी कहते हैं कि सऊदी अरब ने $1 अरब की रकम पाकिस्तान के पास ही रखी हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी $1 अरब की इमदादी रकम आइंदा साल के लिए पाकिस्तानी बैंक में रखने की तस्दीक कर दी है। यहाँ एक और एंगल भी है, वो एंगल ये है कि नई सदारती जो इंतज़ामिया है अमेरिका की, उनकी जानिब से जमाल खशोगी का वाक़या जो है वो उठाए जाने का इम्कान है। और जीना हेस्पल जो है CIA की हेड थी, जो गई थी तुर्की जमाल खशोगी के कत्ल के बाद, और उन्होंने वो क्रैक टेप जो थी उनके एप्पल वॉच की वो सुनी थी, और उन्होंने हाउस को आकर जो ब्रीफिंग दी थी और सदर को जो ब्रीफिंग दी थी उसमें ये कहा गया था कि मोहम्मद बिन सलमान और उनका महल जमाल खशोगी के कत्ल में बराह रास्त मुलविस है, या हो सकता है, या उसके तमाम तर सबूत टर्किश गवर्नमेंट के पास मौजूद है। तो सुनने में ये आ रहा है कि इस्तंबुल की गलियों से वो इंतहाई अंदोहनाक कत्ल की जो का जो वाक़या है उसको रिफ्रेश करके, रियलाइव करके मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक सख्त वक्त जो है वो लाए जाने का इम्कान है अमेरिका की जानिब से, क्योंकि वो जेरेड कुशनर के बहुत करीबी दोस्त थे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी मददगार भी थे और उनके दामाद भी थे। तो देखा जाए तो अब पुरानी किताबें खुलने का वक्त आ गया। लगता है कि जो बाइडन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं सदारती महल में, और अब वो 1 बाय 1 उनको बहुत कुछ रिवोक भी करना पड़ रहा है, मगर बहुत कुछ उनको करना भी पड़ रहा है। इस मामले में वो चूकेंगे नहीं, और अच्छी बात है वो तमाम तर चीज़ें जो पिछली सदारती दौर में बहुत बुरी हुई हैं उनका रेवोकेशन बनता है। अब नाज़रीन, यहाँ पर आज मैं वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। कल आपके लिए मैं कोशिश करूँगी 2 वीडियोस बनाने की, एक JF-17 थंडर और एयरफोर्स के हवाले से है जिसका मैंने कहा था, और एक हम बनाएंगे सेनेट के इलेक्शंस पर जो बड़ी इस वक्त हू हा मची हुई है पार्लियामेंट में, और जो कुर्सियाँ बस एक दूसरे को उठा के मारने की देर है। इस हवाले से डिटेल्ड वर्जन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और एज़ यूजुअल कंगना रनौत की आज भी काफ़ी चित्रौल हो रही है। बहुत सी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो आ चुकी हैं मैदान में, सचिन तेंदुलकर की बेइज्जती का भी वक्त हुआ चाहता है। तो इन तमाम तर नोट्स के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।